मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि ये पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा? और साथियों, मैंने तो सिर्फ एक का ही नाम लिया है। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी, तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, विशेषकर वहां के किसानों को मिलेगा। इसलिए मैं देश के उद्यमियों को, एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आगे आए। साथियों, यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनता है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। इतना ही नहीं, सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। सोलर रेडिएशन में हिंदुस्तान में लद्दाख की धरती अव्वल नंबर पे है। अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे। वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा। साथियों, लोकतंत्र में यह भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रही है और यह हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, देश की भावनाओं का आदर करें। संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हित में मिलकर के, एकजुट होकर के काम करना है। मैं हर देशवासी को यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता, ये हम सबकी चिंता है। 130 करोड़ नागरिकों की चिंता है। उनके सुख दुख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं
अलग हो नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस समय एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। उन कदमों के कारण जो भी परेशानी हो रही है उसका मुकाबला भी वहीं के लोग कर रहे हैं, और वो भी सहयोग देकर के कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मौका मिले, यह उनका हक है। हमें उन सब पर गर्व है। मैं आज जम्मू कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। साथियों, ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के सभी कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है, वो सचमुच में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। हम बचपन से सुनते आए हैं, गर्व करते आए हैं। इसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अनेकों वीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दांव पर लगाया है। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। लद्दाख के कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पुंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वीर बेटे बेटियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनेक जवान और अफसर भी शहीद हुए हैं।
निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। देश के अन्य भूभाग से भी हजारों लोगों को हमने खोया है। इन सभी का सपना रहा है एक शांत, सुरक्षित, समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने का। उनके सपनों को हमें मिलकर पूरा करना है। साथियों, ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी तो स्वाभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम के नाम खिताब 35 और आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर के हुकूमत का जो मौकिफ था उसे बहुत ही तफसील के साथ बयां किया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, और बहुत सारी बातें कौम के सामने रखी और किस तरह से कश्मीरी आवाम की भलाई को लेकर के प्रोग्राम है जो हुकूमत के पास तैयार है, किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तरक्की होगी, उसके बारे में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तफसील से अपनी बात रखी है। और जम्मू कश्मीर में अब लोग पूरी दुनिया से आएंगे, यहाँ की सयाहत को और फरोग मिलेगा, एक से बढ़कर एक बेहतरीन होटल्स होंगे, वहां के लोगों को जबरदस्त रोजगार मिलेगा, फिल्मों की शूटिंग हुआ करेगी और कुनबा परवरी जो पार्टियां कर रही थी उनकी क़यादत खत्म होने से नौजवानों को फायदा मिलेगा। मेरे साथ रत्नेश द्विवेदी साहब हैं, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस तकरीब को कैसे देखते हैं रत्नेश जी? देखिए इमरान जी, बहुत ही खूबसूरत तकरीर हुई है और मैं आपको ये बताऊं कि इस तकरीर को 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। पहला तो ये कि 370 के पहले के क्या स्थितियां थीं उस पे उन्होंने थोड़ा जोर दिया, और जो ये कि कुछ लोग 370 के रहने से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को और लद्दाख जो अब बन गया है उसके बाशिंदों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, भावनात्मक उन्माद आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान फैलाता था, 42,000 लोग मारे गए, और जो उनका कई दफे ये होता था कि कई चीजों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें थी ज्यादातर मौकों पर वो वंचित रह जाते थे। उनका ये कहना है कि 370 से इनका भविष्य सुधरेगा। दूसरा पार्ट ये उनका ये रहा कि क्या क्या हम कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करी, जिसमें उन्होंने हर्बल मेडिसिन की बात करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि टूरिज्म के उद्योग लगाया जाएगा। टूरिज्म बहुत बड़ा उद्योग है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। मेरे ख्याल से दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहें हैं जहां पे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट आपको मिलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड किस तरह हिंदी फिल्में वहां शूटिंग करती। मैं आपको एक बात एक गाना याद दिलाता हूं। वो कौन सा गाना, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म का कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, तो वो उस वक्त मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी पेश की है तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, कश्मीरियों को विशेषकर खास तौर से, और कहा भी है कि ईद उल अजहा का त्यौहार मनाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी लोगों को। जी
जी, यही मैं कह रहा था कि कश्मीर तो मतलब जन्नत है ही है धरती पर। और जैसे मैंने इसके पहले वाले डिबेट में कहा था, इसके बारे में कहा ही गया था, जहांगीर की बेगम ने, नूरजहां ने कभी कहा था, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो मुकुट भी है भारत का। और अब इसके बाद क्या है कि लद्दाख और जम्मू में उन्होंने कहा शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे। युवाओं को उन्होंने कहा कि वो जोश से भरे हैं, जोशो खरोश है उनमें, और वो आगे आने के लिए बेचैन रहते हैं, उनके अंदर जज्बा है, अंग्रेजी उनको आती है। मैं खुद आपको एक वाकया बताऊं, मैं इसके पहले जिस यूनिवर्सिटी में था, ये दुनिया की मतलब भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां कई कश्मीर के नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स जिनसे अभी भी हमारा रिलेशन है, अभी मैं उनसे बात करता हूं, बहुत ही एनर्जी उनमें होती है और बहुत सारे कैरियरिस्टिक होते हैं। ये कहना गलत होगा, कैरियरिस्ट होते हैं, लेकिन वो अपने कैरियर को लेके बहुत संजीदा होते हैं। वो चाहते हैं वो आईटी प्रोफेशनल बने, वो चाहते हैं इकोनॉमिस्ट बने, वो चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बने, वो चाहते हैं कि वो जर्नलिज्म भी करें। कई सारे ऐसे ऐसे ख्वाब पाल के आते हैं। तो ऐसे में ये 370 हटना और 35 से हटना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये उम्मीदों का और संभावनाओं का दरवाजा खोलेगा। और 130 करोड़ लोग, उन्होंने एक बात कही कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ आज खड़े हों और उनका हौसला बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात करी। एक बात उन्होंने और कही कि मुट्ठी भर लोग वो ये कह रहे हैं कि मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। ये बहुत खूबसूरत बात, जो प्रधानमंत्री का अपना यूएसपी है। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ लोग सदन में और सदन के बाहर धारा 370 और 35 से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें देश हित का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के कर्मचारियों, जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स, वहां जो हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, वो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कि कोई असामान्य घटना ना हो जाए, बहुत मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ईद की मुबारकबाद दी और उन्होंने ये भी कहा कि ईद के लिए सबको मौके दिए जाएंगे, सब कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, सब खुशी से ईद मनाएं। मतलब हुकूमत की नियत, हुकूमत का मौक़िफ़, उनका विजन एकदम साफ है। कश्मीरी अवाम को साथ रखना है। कश्मीर हमें कश्मीरी अवाम के साथ चाहिए, उनके दिलों को जीत कर चाहिए। और जिस तरह के हालात, अब देखिए कल अजीत डोभाल साहब को हमने देखा, लगातार लोगों के बीच रहे, उनके साथ खाना खा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आ रही है, इससे बेहतर और अभी आएंगी। मुझे आज पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी झलकते नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात की थी, वही कुछ कुछ परिलक्षित हो रहा है, वही कुछ कुछ दिख रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री जी कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि कई चीजों से वो बिल्कुल कटे रहते थे जम्मू कश्मीर के लोग, तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना बहुत बड़ा मकसद था, जिसमें अब ये आर्टिकल 370 और 335A हट जाने से मौके खुलेंगे और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि उन्नति करना, हर युवा एक सपना रखता है, वो सपने को मरने नहीं देना चाहता। वो चाहता परिवार का नाम रोशन करे, वो चाहता खुद अपने लिए इतना स्ट्रांग कैपेसिटी बिल्डअप करे। आज देखिए कई तरह के मुकाम लोग हासिल कर चुके हैं दुनिया में। हिंदुस्तान का डंका बज रहा आईटी सेक्टर में, कई चीजों में। यहाँ के सिविल सर्वेंट्स बड़े उम्दा माने जाते हैं। ये बशर्ते अलग बात है कि हम उस आईसीएस से निकले हुए हैं, आईएएस सिस्टम से, लेकिन अभी भी यहाँ के ब्रेन को एक एलीट ब्रेन माना जाता है। इस सब की वजह, उसमें जम्मू कश्मीर का शुरू से योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन निवासियों ने बलिदान दिया है, एक रुखसाना बेगम का नाम लिया उन्होंने, कारगिल की हैं, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी। औरंगजेब जी का जिक्र किया, जिनके दो भाई फिर पुलिस में शामिल हुए हैं, फौज में शामिल हुए हैं। तो उन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं है और लगभग हर चीज को टच किया है। और ये पूरी तरह से साबित
इनका लबो-लुआब सिर्फ इतना है कि हम कश्मीरियों का दिल जीतें और उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। इसके लिए जो चैलेंजेस आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट, सब कुछ हुकूमत ने किया है, कश्मीरियों के लिए किया है, उनके हक के लिए किया है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया है। एक बात आपने गौर करी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान ने कल से ताल्लुकात मुनक़ता किए, उसको लेकर एक लफ्ज नहीं बोला। ये भी एक साफ बताता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। पाकिस्तान आप देखिए वहां पर किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, चिल्ला चौट चीख पुकार, वहां की संसद में, वहां की पार्लियामेंट में तमाम तरह की तजावीज पेश की जा रही हैं, बातें हो रही, हमारे यहाँ उसको तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। वहां का मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिल्लाते रहिए। देखिए, एक इसकी दो वजह मुझे समझ में आ रही हैं। नंबर एक तो ये कि वो वाकई में पाकिस्तान की हरकतों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। दूसरा ये है कि वो अपने आप को मशरूफ रखना चाहते हैं। जो अभी इतनी बड़ी बात हुई है कि आर्टिकल 370 और 335 ए हटाया गया है, अभी कई सारे काम करने हैं, सुरक्षात्मक चैलेंजेज हैं और भी कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना है। ईद का त्योहार आ रहा है, उस पर हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें मजबूत रखनी है। तो मुझे लगता है वो अपना ध्यान अभी बांटना नहीं चाहते। लेकिन मेरा ये पूरा यकीन है कि जो उनकी टीम है, जो उसके लिए ऑफिसर्स तैनात हैं, उनकी निगाह उस पर बनी होगी। उन्होंने जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। यह भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। और ईद उल अजहा को लेकर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मनाने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी न हो, मतलब हर पहलू को छूने की कोशिश है। आवाम की तकलीफ का भी ख्याल है, आवाम के मुस्तकबिल की फिक्र तो है ही रत्नेश जी, लेकिन इस बात की भी चिंता है, इस बात का भी पूरा भरोसा देने की कोशिश की गई कि हम चाहते हैं कि आप अपने त्योहारों को, अपनी ज़िंदगी के बाकी अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से अपनाते हुए उसको फॉलो करते रहें। और ये हमने भी यहाँ से शुरुआत कर दी, मतलब कहीं आपको ये ना लगे कि कहीं किसी चीज़ से आपको रोकने की या किसी चीज़ में दखल अंदाजी की कोशिश है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि जो जम्मू और कश्मीर के बाहर हैं वहाँ के कर्मचारी, वो ईद मनाने वापस घर जाना चाहते हैं, उनके लिए वो स्पेशल एक व्यवस्था की जाएगी, छुट्टियाँ दी जाएंगी कि वो घर जाके अपने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जहाँ भी हैं वो वहाँ जाके अपने होम टाउन में अपने घर पे ईद परिवार के साथ मना सकें। दूसरी एक चीज़ उन्होंने मुझे आज एक इसमें इनका परिलक्षित हुआ जो दिखाई दिया, वो ये कि एक फ्यूचरिस्ट जैसे दिखाई दिए। उन्होंने अभी से कोई परिकल्पना ऐसे लग रहा है करनी है कि लद्दाख को और जम्मू और कश्मीर को कहां ले जाना है। जैसे सोलर पावर प्लांट्स की उन्होंने बात कर दी, उन्होंने हर्बल प्लांट्स की बात कर दी, उन्होंने शिक्षा संस्थानों की बात कर दी, उन्होंने उद्योगों की बात कर दी। मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई एक गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा प्लान है विकास का, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सौगात के तौर पर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या कुछ अरसे में मिल सकता है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि धारा 370 से मुक्ति एक सच्चाई है जी, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं। एहतियात शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में हो रही हरकतों का या जो भी वो रिटेलिएटरी स्टेप ले रहा है उसको इसमें जोड़ना नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि हम एहतियात के तौर पर ये कदम उठा रहे हैं। तो भारत चौकन्ना तो है इस तरह से, लेकिन वो अभी कोई बहुत तवज्जो देने के मूड में नहीं है उसके। उन्होंने ये भी कहा कि मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब मैसेज सीधा है कि आप दुनिया भर में चिल्लाते रहिए। हाँ, हमने लीगल अपना काम किया है, हमने अपनी टेरिटरी में अपना काम किया है, हमने अपने हुदूद में अपना काम किया है, हम कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी कहिए। इसलिए हम आपकी इस बात को तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसको लेकर आपकी बयानबाजियों पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमने अपने दायरे में अपने संविधान का और अपने हिस्से में अपने हिस्से में और हमें अपना वो वाला हिस्सा भी उसको हमने अपना हदफ बनाया, जैसे कि अमित शाह जी ने अभी कहा था पार्लियामेंट में कि वो भी हमारा अपना हिस्सा है, इस हिस्से के साथ वो लगा हुआ है, वो इस हिस्से का टुकड़ा है, वो भी हमारा है, वो जो आपके कब्जे में है, मकबूजा है, उसे हमें लेना है। हाँ। और शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। रत्नेश द्विवेदी जी, आपने अपनी अहम बातें हमारे साथ शेयर की और इस पर अपना तबसरा भी किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस तकरीर पर। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।